नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं अपनी जो नई पुस्तक है सरसा पब्लिकेशंस की, जो कि पीछे आप लोगों ने पढ़ी है। काफ़ी अच्छा कंटेंट था। तो इसमें रीड के लिए जो मतलब एनसीईआरटी जो किताबें चलती हैं ना, कक्षा 6, 7 और 8, तो उसमें जो व्याकरण के प्रश्नोत्तर डाले गए हैं, जैसे रीट परीक्षा में पूछे गए थे ना, सारे उन्हीं किताबों से पूछे गए थे। तो उनका सार संग्रह है इसमें। भाषा की बात नाम करके एनसीईआरटी किताबें देखना आप लोग। वहाँ पर आपको भाषा की बात में व्याकरण के प्रश्न मिलेंगे। यानी व्याकरण को क्या कहा जाता है? भाषा। तो देखिए, इस वीडियो में अपन इस पुस्तक में कैसा कंटेंट है उसकी चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं। देखो, ये पुस्तक खरीदने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा अंत तक, ताकि आपके साथ धोखा ना हो, यानी आपको ये नहीं लगे कि मेरे पैसे बेकार लग गए। तो देखिए, सबसे पहले तो भाषा के बारे में चर्चा करते हैं। यानी मनुष्य भाषा के माध्यम से ही अपने भाव यानी अपने विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंच जाता है, और दूसरे मनुष्य के भाव और विचार है वो जान सकता है। यानी भाषा के माध्यम से तो अपन जान सकते हैं एक दूसरे के विचार, अर्थात भावों और विचारों का आदान प्रदान का जो माध्यम है उसका नाम ही क्या है? भाषा है। दो प्रकार की होती है, एक मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा। अब देखो, छोटा सा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है परीक्षा में रिटमेंस के लिए कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अब देखिए, कुछ विद्वान तीसरा सांकेतिक भाषा भी यानी इशारा करना, समझ रहे हो ना बात को, सांकेतिक भाषा भी मानते हैं। अब देखिए, मौखिक भाषा का अपने जीवन में क्या महत्व है। इसका महत्व है कि मौखिक भाषा के द्वारा व्यवहार की कुशलता आती है। यानी एक दूसरे का पता चलता है कि इसका व्यवहार कैसा है। व्यवहार में कुशलता तभी तो आएगी, कोई बोलेगा तभी तो अपन पहचानेंगे। दिखने में तो बहुत सुंदर होते हैं कई लोग, परंतु वो आग उगलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है कि मौखिक भाषा के द्वारा भाव प्रदर्शन और प्रभावशाली ढंग से विचारों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी अभिव्यक्ति का अभिव्यक्त करना एक संभव है। मतलब यानी कोई व्यक्ति क्या होता है कि जैसे कोई नेता होता है, वो अपने विचारों के माध्यम से तो अपन को प्रभावित करता है, तभी तो अपन लोग उसको मत देते हैं, वोट देते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से वो अपने को प्रभावित कर देता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है कि मौखिक भाषा के द्वारा विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सुनकर बोल पाता है। यानी सुनेगा तभी तो बोलेगा। अगर वो सुनेगा नहीं तो उसको कैसे पता है कि मुंह से बोलना कैसे जाएगा? फिर वो गूंगा हो जाएगा नहीं सुनेगा तो मौखिक भाषा के द्वारा ही विद्यार्थी प्रभावी ढंग से सुन करके बोल पाता है। चौथा महत्वपूर्ण कारण है कि मौखिक भाषा बालक का प्रारंभिक प्रारंभिक भाषा होती है। वो मतलब सीखने में आसानी रहती है। यानी बोलना पहले सीखता है बालक, और फिर बाद में अपन लिखना पढ़ना ये चीज़ें सीखते हैं। लिखित भाषा का जीवन में क्या महत्व है? ये तो मौखिक महत्व हो गया। आगे चारों बातें समझ में। अब पूछा जा सकता है परीक्षा में, बहुत शानदार प्रश्न बनता है यहाँ से कि मौखिक भाषा का महत्व निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा है? समझ रहे हो बात को? तो चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो लिखित का महत्व ये है कि लिखित भाषा रूप से ही हम अपना इतिहास है, संस्कृति है, पूर्वजों के द्वारा संचित जो ज्ञान है तथा अपनी परंपराओं का के बारे में जान सकते हैं। यानी लिखा हुआ अपन को कहीं पे मिलेगा तभी तो पता चलेगा ना कि इतिहास में क्या हुआ था। ऐसे ही थोड़ी पता चल जाएगा। अपनी संस्कृति कैसी थी, अपने पूर्वजों कैसे उनका रहन सहन था, खान पान था, वो सब अगर अपन को लिखा हुआ मिलेगा तभी। दूसरा महत्वपूर्ण है कि भाषा का लिखित रूप ही भाषा का स्थायित्व प्रदान, यानी स्थायित्व तभी होगा किसी भाषा का जब वो लिखित रूप में लिखी अपने को कहीं पे मिलेगी। तीसरा है कि स्मरण की दृष्टि से वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यानी अपन उसको याद रख सकते हैं। चौथा है कि संस्कृति और सभ्यता का लंबे समय तक संरक्षण संभव है। अब मौखिक रूप में कुछ कमियां भी, यानी जहाँ पे फायदा होगा वहाँ पर कमियां भी होगी। जैसे देखिए आप लोग, बिजली है, लाइट है, इसका एक उदाहरण के रूप में। इसमें फ़ायदा ये है कि अपन लाइट के माध्यम से गर्मियों में पंखा चला सकते हैं, एसी कूलर चला सकते हैं। लेकिन इसकी कमी है कि इसके हाथ लगाते ही यह लीला वो भी समाप्त हो जाती है। तो इसकी कुछ कमियां हैं मौखिक की। इसका लंबे समय तक संरक्षण संभव नहीं है, यानी लंबे समय तक अपन इसको नहीं रख सकते। दूसरा है कि व्याकरण के नियमों की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता है। यानी व्याकरण के नियम अपन नहीं लगाते हैं जब आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, तब व्याकरण के नियमों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है कि मौखिक भाषा के रूप में क्षेत्र विशेष में आने वाले बदलाव के कारण परेशानियां भी होती हैं। यानी अपन कितने भी हिंदी बोल लो, कहीं ना कहीं मारवाड़ी का पूट है वो आपको जरूर मिलेगा, देख लेना चाहिए आप। तो ये बात है। भाषा का अस्थायी रूप भी होता है। यानी मौखिक भाषा एक तरह से अस्थायी होती है, लिखित होती है वो स्थायी होती है।
अब लिखित की कमियां ये हैं कि वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है, यानी जैसा लिखा जाता है ना उसको उसी के रूप में पढ़ना चाहिए। जैसे अपन और शब्द बोलते हैं जबकि इसको सही ढंग से अगर उच्चारित किया जाए तो और होता है ना। व्याकरण की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा तो गलतियां होंगी होंगी छोटी बड़ी की वर्तनी संबंधी। इसके लिए सामग्री की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे पेन पेंसिल कॉपी, ये नहीं होंगी तो लिखेंगे कहाँ से। समझ रहे हो बात को। अनपढ़ के लिए बिल्कुल भी अनुपयोगी है, अनपढ़ को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि ये कालाक से भैंस बराबर। तो ये कमियां हैं इसमें। आगे बात दोनों समझ में। सीमित अक्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थायी रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न बनेगा, परीक्षा में देख लेना चाहिए, ये मान लो छप चुका है ये प्रश्न। यानी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कह सकते हैं अपन लोग। समझ रहे हो बात को। बोली किसे कहा जाता है? एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहा जाएगा? बोली कहा जाएगा। अब ध्वनि का स्वरूप और महत्व है। उच्चारण तथा श्रवण, श्रवण मतलब सुनना, उसकी दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने वाले भाषा में प्रयुक्त लघुतम इकाई ही क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। बहुत बार ये प्रश्न द्वितीय श्रेणी में पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है जो उच्चारित होती है, तो वो ध्वनि होती है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषाई ध्वनियों ध्वनियाँ ही भाषा की संरचना करती हैं। बिना ध्वनि भाषा स्वरूप की कल्पना भी संभव नहीं है। लिपि, लिखित रूप हो जाएगा। भाषा की ध्वनियों की जिन लेखन यानी चिन्हों में लिखा जाता है उसे ही क्या कहते हैं? अपन लिपि कहते हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन सभी की क्या है? देवनागरी लिपि। और साथ ही साथ में ये इतनी जो भाषाएं हैं, संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, कोंकणी है, नेपाली है, इन सभी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि में ये लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जबकि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, जबकि उर्दू भाषा है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है। अगली बात समझ में। ये लिपियाँ यानी एक निश्चित चिन्ह होते हैं। निश्चित चिन्ह का मतलब यहाँ पर जैसे अपन ए लिखते हैं तो ये ए ध्वनि का एक चिन्ह है, ये यही होते हैं। जैसे अपन जो भी लिखते हैं वो सब एक चिन्ह ही है ये। व्याकरण देखिएगा, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने संबंधी जानकारी देने वाला व्याकरण शास्त्र कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और लिखने से संबंधित जो अपन को जानकारियां मिलती हैं वही व्याकरण कहलाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हिंदी में कुछ अक्षर जो अप्रयुक्त न होकर के दूसरा रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिएगा, पहले ये जो जह था वो इस रूप में लिखा जाता था, यानी भाषा में क्या होता है, ध्यान रखना, संशोधन होता रहता है। देह पहले इस रूप में है, तिक्त, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा तत्सम तद्भव के रूप में, यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे उष्ट्र, अश्रु, अग्नि, यानी ऊंट, आंसू और आग। और संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त कर दिया जाता है वो होते हैं तद्भव। तत्सम तद्भव जानते हैं? देखिएगा, तद्भव मतलब पंछी, पक्षी, दूध, दुग्ध, गर्मी, ग्रीष्म। गर्मी के दोनों रूप सही शुद्ध माने जाते हैं, ध्यान रखना। पूनम, पूर्णिमा, चांद, चंद्रमा, सूरज, सूर्य, अक्षर, अक्षर, आखर भी होता है, पर्वत, पर्वत, रात, रात्रि, इकट्ठा, एकत्र। अब देखना ये कितना शानदार है, अपने को ये तत्सम लगा दिखने में, जबकि ये तद्भव है। ब्याह है, विवाह है, सीख, शिक्षा, पिता, पितृ, मुंह, मुख, बूढ़ा, वृद्ध, सफेद, श्वेत, सुहाग, सौभाग्य, अचरज, आश्चर्य, गात, गात्र, पत्थर, प्रस्तर। इस प्रकार से अगर तत्सम तद्भव के बारे में आपको विस्तार से और जानना है डीपली, तो आप व्याकरण वाला जो फोल्डर है प्लेलिस्ट के माध्यम से वो जरूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसलिए ये रीट भर्ती में जो रीट मेंस के लिए हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक किताब है वो रामबाण साबित होगी मित्रों। बहुत प्यारी पुस्तक है, छोटी सी गुटिका के रूप में है, परंतु सारगर्भित चीज़ें दी गई हैं, एनसीईआरटी का सार संग्रह है।
वीडियो कैसा लगा, पुस्तक का कंटेंट कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करें। अगर अच्छा लगा तो आप अपने 2 मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। अगर पुस्तक आपको लेनी है तो आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9928 90 47 82। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरे। आप लोग मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप पुस्तक घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।